हेलो स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रम की सीरीज में हम लोगों ने 10 चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पर आएंगे। 11th चैप्टर है द फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी कि जो रिवोल्यूशनरी गतिविधियां थी उनका प्रथम चरण। क्वेश्चंस हमने आपको सेंड कर दिए हैं, आप लोगों ने वो क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग उन क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है, द अनुशीलन समिति फॉर्म्ड इन 1906 propounded the doctrine of council entry to weaken the British Raj Britain from within, यानी कि भारत में अंग्रेजी सरकार को अंदर से कमजोर करने के लिए काउंसिल एंट्री की जाए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू अचीव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि प्रशासनिक सुधारों को पाने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाए जाए। तीसरा, रिवोल्यूशनरी वायलेंस एज अ मीन्स फॉर एंडिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए रिवोल्यूशनरी वायलेंस किया जाए, हिंसा की जाए, हिंसात्मक तरीके अपनाए जाए। चौथा, ब्रिटिश सपोर्ट फॉर ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखिए, जो अनुशीलन समिति है वो ऐसा भारतीय संगठन है जो 20वीं शताब्दी के 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में बनी। ठीक है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो भारत से ब्रिटिश शासन को खत्म करना था, और ये एक तरीके का रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो कि रिवॉल्यूशन के द्वारा, क्रांति के द्वारा, हिंसक माध्यमों के द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहता था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉइंट नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कामागाटा मारू इंसिडेंट। जो कामागाटा मारू की घटना थी उसके बारे में विचार कीजिए। पहला पॉइंट, कामागाटा मारू वाज एन इंडियन steamship that sailed from to Canada carrying people from पंजाब। ये पंजाब से कनाडा गई हुई एक शिप थी, एक जहाज थी पानी की। ठीक है। दूसरा, कामागाटा मारू इंसिडेंट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर द फ्यूलिंग ऑफ गदर मूवमेंट। ठीक है, कामागाटा मारू गदर मूवमेंट को शुरुआत करने का एक आधार बनी, कामागाटा मारू की घटना। ठीक है, कामागाटा मारू के बारे में समझ लीजिएगा थोड़ा सा पहले। कामागाटा मारू जो है वो जापानीज शिपमेंट थी, स्टीम शिप थी कामागाटा मारू। ठीक है, जिसमें कुछ लोग सवार होकर के कनाडा पहुंचना चाहते थे 1 अप्रैल 2014 में। ठीक है, और उनको ज़्यादातर एंट्री नहीं दी गई, उन्हें वापस कलकत्ता वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, तो इसमें कई सारे लोग थे और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत नाराजगी हुई। तो एक तरीके से ये कनाडा में एंट्री के लिए थी, लेकिन ये एक जापानीज शिप थी। ठीक है, इंडियन शिप नहीं थी, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये एक जापानीज शिप है। ठीक है, जो कनाडा गई थी भारतीयों को लेकर के, और वहां से उनको जबरदस्ती वापस भेज दिया गया था। इससे गदर मूवमेंट शुरू हुआ। ये बात सही है, तो इसमें बी सही होगा, ए गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मैनिफेस्टो टाइटल्ड द रिवॉल्यूशनरी was that was produced as evidence in the Kakori conspiracy case in 1925 was written by। जो रिवोल्यूशनरी नाम का डॉक्यूमेंट था, मैनिफेस्टो था, 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी से इसको जोड़ा गया। इसको किसने लिखा? ठीक है, तो ये एक मैनिफेस्टो था जो कि लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, तो इसमें सचिंद्रनाथ सन्याल, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सारे गलत हैं। इसको लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, और ये एक तरीके का जो एचआरए बना था ना, ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके लिए लिखा गया था, जिसका टाइटल था रिवोल्यूशनरी। ठीक है ना, इसको भारत के बड़े बड़े शहरों में, नॉर्थ इंडिया में बांटा गया था। ठीक है, और ये एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए और उसके जगह पर एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया बनाने के लिए था। ठीक है, तो
इस रिवोल्यूशनरी में जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत क्लियर था कि एक फेडरल रिपब्लिक बनाना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, ये इसका एक बेसिक पॉइंट था जो आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, why was there an outrage against the enactment of the Defense of India Act 1915? भारत रक्षा अधिनियम 1915 के विरुद्ध लोग नाराज क्यों थे, लोगों के अंदर नाराजगी क्यों थी? पहला, it was an emergency criminal law enacted with the intention of curtailing the nationalist and revolutionary activities during and in the aftermath of First World War। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज थी उनको कम करने के लिए, उन पर एक तरीके से उनको समाप्त करने के लिए ये एक क्रिमिनल लॉ लाया गया था। इट अप्लाइड ओनली टू इंडियन सब्जेक्ट्स एंड होल यूरोपियंस वर एग्जम्प्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ठीक है, तो ये जो एक्ट था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जिसको डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट भी कहा जाता है, ये एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने 1915 में पारित किया था। इसमें नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद हो उनको कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए लाया गया था। और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि ब्रिटिश डिफेंस ऑफ द रेल्म्स एक्ट बना हुआ था, और एग्जीक्यूटिव को ये बहुत सारी पावर देता था, जिसमें पावर ऑफ डिटेंशन है ना, उनको जेल में बंद करना है, उनकी स्पीच और मूवमेंट को कर्टेल करना है, ये सब था। ठीक है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी के लिए भी इसको यूज किया जा सकता था, केवल इंडियंस के लिए नहीं था। ठीक है ना, इंडिया में रहने वाले किसी पर भी ये लागू हो सकता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है ना। तो इसलिए सेकंड पॉइंट तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट सही होगा, तो आप इसमें ओनली 1 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। संध्या, युगांतर एंड काल वर। संध्या, युगांतर और काल जो थे वो न्यूज़पेपर्स थे और जर्नल्स थे। ठीक है, जो पब्लिश किए जा रहे थे स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। ठीक है, संध्या और युगांतर जो है ये दोनों जो है बंगाल से पब्लिश होते थे, और जो काल है वो पब्लिश होता था आपका महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स थे, तो बाकी कोई मतलब नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स गलत ही होंगे। पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द गदर पार्टी इन द मॉडर्न हिस्ट्री कंटेक्स्ट वाज revolutionary organization founded in Punjab aiming to securing India's independence from British rule। ठीक है, जो गदर पार्टी है ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इसके साथ एक गदर न्यूज़पेपर भी निकलता था। इसका हेडक्वार्टर जो था वो पंजाब में नहीं, सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, और इसकी ब्रांचेस यूएस कोस्ट पर कई जगह पर थी, और इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर के ये काम करता था। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। ये सैन फ्रांसिस्को में फाउंड किया गया था, और इसके जो बड़े लीडर्स थे उनका नाम भी नोट कर लीजिएगा। लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह बाखना थे, अब्दुल हाफिज मोहम्मद थे, बख्त बख्तुल्लाह करतार सिंह शराबा और रास बिहारी बोस। इतने सारे ये बड़े लीडर्स थे इस गदर मूवमेंट के। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, आप इसमें बी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 was caused due to 1907 का कांग्रेस विभाजन क्यों हुआ। ठीक है, पहला, इंक्रीजिंगली रिलीजियस टोन्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक भावनाएं बढ़ रही थी और धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा था। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट लेड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो राज्य था वो
इकोनॉमिक आइडियोलॉजी उसकी जो थी उसको लेकर के विरोध था। तीसरा, डिफरेंस इन प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध का तरीका था उसको लेकर के, उसके सिद्धांतों को लेकर के लोगों के विचारों में मतभेद था। तीसरा, ग्रांट ऑफ कंसेशंस टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को जो छूट दी गई थी उससे। ठीक है, तो अब देखिएगा 1907 का दौर है और ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में नाराजगी का दौर है। तो ये जो सूरत कांग्रेस 1907 का स्प्लिट है, ठीक है, ये बेसिकली हो क्यों रहा है, क्योंकि दो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज काम कर रही हैं और वो दोनों एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं हैं। ठीक है ना, जिसमें जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वाले लीडर हैं जैसे लोकमान्य तिलक हैं और दूसरी साइड में मॉडरेट्स हैं। ठीक है, इनको हम एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कांग्रेस के बनारस सेशन से इसके बीच पड़े, 1905 के बनारस सेशन से पड़े, उसके बाद सूरत सेशन में जाकर के एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो लाला लाजपत राय या तिलक को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाना चाहते थे, जबकि जो मॉडरेट्स थे वो घोष को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। यहीं से विरोध शुरू हुआ, यहीं से विवाद शुरू हुआ। इसके सिवा कल मैंने आपको बताया था बाइकॉट को लेकर के दोनों के बीच में जो विवाद था, और साथ ही साथ जो स्वदेशी मूवमेंट के एक्सटेंशन को लेकर के विवाद था। ये सारे पॉलिटिकल बिंदु थे जहां से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट हुए। तो इस वजह से इसका सही जवाब सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया जुगांतर एंड भारत माता एसोसिएशन वर। देखिए, जुगांतर और भारत माता एसोसिएशन जो है ये दोनों एक तरीके के रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे जो बंगाल में बेसिकली पाए जाते थे, महाराष्ट्र में, पंजाब में, मद्रास में। यहाँ पर कई सारे रिवोल्यूशनरी ग्रुप बन गए थे और ये छुप करके अपना काम करते थे और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाया करते थे, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम करते थे। जैसे अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में जुगांतर और अनुशीलन समिति थी जो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से काम करती थी। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी थी जो सावरकर ब्रदर्स ने बनाई थी। मद्रास में भारत माता एसोसिएशन थी, ठीक है, जिसको नीलकंठ ब्रह्मचारी ने बनाया था। तो ये सब रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे, आप इसमें सी लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि जो जुगांतर है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, सॉरी बंगाल में है, और जो आपका जुगांतर है, जुगांतर सॉरी जुगांतर तो आपको बता दिया। ठीक है, भारत माता समिति है वो मद्रास में है। ठीक है, और ये जो मद्रास वाली भारत माता समिति है दैट इज भारत माता समिति, ये नीलकंठ ब्रह्मचारी ने बनाई थी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बारह डकैती was organized by ढाका अनुशीलन अंडर पुलिन दास। दूसरा, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस स्टार्टेड बम अटैक ऑन द वायसराय इरविन। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए 1908 में हुई थी 12 डकैती जो कि ढाका की अनुशीलन समिति ने किया था और इसके जो लीडर थे वो पुलिन दास थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, उन्होंने एक बम डाला था जिसमें वो ये मान के चल रहे थे कि मुजफ्फरपुर के जज जो हैं किंग्सफोर्ड उसमें सफ़र कर रहे हैं, ना कि वायसराय इरविन पर। तो ये जो वायसराय इरविन वाला पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली उन्होंने जज साहब पर बम फेंकने का प्रयास किया था, किंग्सफोर्ड नाम था उनका, जो कि मुजफ्फरपुर के जज थे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो आप इसमें ओनली 1 लगाइए। लास्ट क्वेश्चन आज क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमृत बाजार पत्रिका वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर्स इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन बंगाली। ठीक है, और दूसरा, मराठा वाज लॉन्च्ड बाय बीजी तिलक इन मराठी। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका जो है वो भारत की सबसे पुराने न्यूज़पेपर्स में से है। ये बंगाली में लॉन्च हुई थी। वास्तव में फरवरी 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका शुरू की थी और ये बंगाली में ही शुरू की गई थी। तो पहला पॉइंट तो आपका सही है। दूसरा पॉइंट, मराठा और केसरी दो न्यूज़पेपर्स थे जो बीजी तिलक निकाला करते थे, बाल गंगाधर तिलक निकालते थे, जिसमें जो केसरी थी वो मराठी में थी और मराठा इंग्लिश में थी। ठीक है,
तो मराठा आपकी इंग्लिश में थी, ना कि मराठी में, और जो केसरी थी वो मराठी में थी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो आप इसमें ए लगा सकते हैं। इस तरह से हमने आज के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये आपका फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो गया। कल हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, चैप्टर नंबर 12, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और कल हम लोग इस चैप्टर को आगे कवर करेंगे। क्वेश्चंस आपको शाम तक दे दिए जाएंगे और उसके आंसर्स आपको वीडियो फॉर्म में रात में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।